Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be doing the part 2 of unit 2 of your class 12 NCERT Legal Studies book. The unit's name is ADR in India, that is Alternative Dispute Resolution in India. We have already completed part 1 and obviously you will get the link in the description of this video of the part 1. Otherwise you can go to the playlist section and there is a playlist with the name of class 12 legal studies for CBSE boards 2026. उसके अंदर सारे के सारे वीडियोस जो अब तक बने हैं, ये चौथा वीडियो है 2026 बोर्ड्स वाली सीरीज का, वो सारे वीडियोस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे. ठीक है. दीज लेक्चर्स आर बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी. आई एम सौरभ राज बिवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. नाउ डिस्कसिंग द टॉपिक्स दैट वी डिस्कस्ड इन पार्ट 1. इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट. हमने आर्बिट्रेशन के बारे में पूरा पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन हमने देख लिए थे, ये वाले जो टॉपिक्स है. उसके अलावा वी डिस्कस सर्टेन केस लॉज विच वर आल्सो गिवन रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन. ठीक है. सो दीज ऑल टॉपिक्स आर बीइंग कंप्लीटेड. टुडे वी शैल बी डूइंग द पार्ट 2 और ये जो चैप्टर है ये पूरा आज हम कर लेंगे. तो आज इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है. पार्ट 1 के अंदर तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स किए थे बट आज इतने ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है. वी विल स्टार्ट विद मीडिएशन. ठीक है. मीडिएशन का नेचर और लीगल इफेक्ट देखेंगे, टाइप्स ऑफ मीडिएशन हम देखेंगे, प्रोसेस ऑफ मीडिएशन, डिस्प्यूट सूटेबल फॉर मीडिएशन. फिर उसके बाद में एक केस दिया हुआ है, एफकॉन्स केस है जो हम देखेंगे. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडीआर दैट इज कंसिलिएशन. कंसिलिएशन के बाद में लोक अदालत, बेनिफिट ऑफ लोक अदालत, ओम्बड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्ता, कॉम्पोजिशन एंड पावर्स ऑफ लोकपाल, एंड फाइनली we will move towards the conclusion. If you want to screenshot these topics, you can do that. Now starting with the first thing, that is meaning of mediation. तो मीडिएशन जो है वो एक टाइप ऑफ एडीआर है. इसके अंदर देखो बेसिकली क्या होता है, आर्बिट्रेशन के अंदर तो आर्बिट्रेटर जो है वो एक अवार्ड देता है, मतलब एक जजमेंट देता है. मीडिएशन के अंदर जो मीडिएटर होता है ही इज जस्ट अ फैसिलिटेटर. ठीक है. ही जस्ट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस. सपोज दैट दो पार्टीज है जो डिस्प्यूट के अंदर है, ए एंड बी आर द पार्टीज हु आर इन डिस्प्यूट एंड दे अपॉइंट मी सौरभ एज अ मीडिएटर. ठीक है. तो क्या होगा कि मैं जाके बैठूंगा और फिर उसके बाद में रूल्स ऑफ मीडिएशन डिसाइड करूंगा कि जो पूरी मीटिंग है वो किस तरीके से चलेगी, क्या हमारा प्रोसेस रहेगा. ठीक है. उसके बाद में मैं उन पार्टीज की बात कराऊंगा और इस तरीके से ये चलता है. ठीक है. तो ये प्रोसेस वगैरह हम डिस्कस करेंगे, मैंने आपको ऊपर से थोड़ा बहुत बता दिया. ठीक है. तो मीडिएशन इज अ मेथड ऑफ एडीआर वेयर डिस्प्यूटिंग पार्टीज अपॉइंट अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी कॉल्ड अ मीडिएटर. ठीक है. तो सबसे पहले क्या होगा कि जो भी डिस्प्यूटिंग पार्टीज है, दोनों पार्टी जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, वो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी को एज अ मीडिएटर अपॉइंट करेगी. ठीक है. उसके बाद ये मीडिएटर असिस्ट द पार्टीज इन रीचिंग वॉलंटरी एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट. तो मीडिएटर का काम क्या होता है, दोनों पार्टीज को असिस्ट करना ताकि वो एक म्यूचुअली एक्सेप्टेड सेटलमेंट की तरफ पहुंच पाए. ठीक है. दोनों पार्टीज के अच्छे से बात करवाओ, दोनों पार्टीज के बीच में ढंग से नेगोशिएशन करवाओ और दोनों पार्टीज को हेल्प आउट करो ताकि वो सेटलमेंट तक पहुंच पाए. ठीक है. मीडिएशन इज बेस्ड ऑन कंसेंट, कोऑपरेशन एंड डायलॉग रेदर देन कंपल्सन. तो यहाँ पे देखो कोई भी कंपल्शन नहीं होता है, बस एक तरीके से कोऑपरेशन चलता है. दोनों पार्टीज आपस में बैठती है, बातचीत करती है, मीडिएटर उस पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है और फाइनली वो एक सेटलमेंट बना लेते हैं. और वो जो सेटलमेंट के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो लीगली बाइंडिंग होता है. मीडिएटर कोई ओपिनियन नहीं देता, मीडिएटर कोई डिसीजन नहीं देता और इस तरीके की कोई चीज नहीं होती है कि कोई ओपिनियन है, कोई डिसीजन है. ठीक है. दे जस्ट फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, दे जस्ट रीच अ सेटलमेंट और वो जो सेटलमेंट है वो लीगली बाइंडिंग होता है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और वॉट एवर द लॉ इट इज. ठीक है. उसके बाद में इट इज लेस फॉर्मल देन आर्बिट्रेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग, या आर्बिट्रेशन से भी कम फॉर्मल होता है. उसके बाद में मीडिएशन इज जनरली क्विकर, लेस कॉस्टली एंड कॉन्फिडेंशियल. तो यहां पे देखो दोनों पार्टीज साथ में बैठ के बात कर रही है. न्यूट्रल थर्ड पार्टी है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करती है, ये जल्दी खत्म हो जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है. ठीक है. अनलाइक आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन, द मीडिएटर डज नॉट इंपोज बाइंडिंग डिसीजन, इंस्टेड द पार्टीज देमसेल्फ डिसाइड द आउटकम. तो यहाँ पे देखो आर्बिट्रेशन के अंदर तो क्या होता है, बेसिकली आर्बिट्रेटर एक अवार्ड देता है, अवार्ड मतलब जजमेंट ही होता है एक तरीके से. ठीक है. दैट इज बाइंडिंग इन नेचर. अब ट्रेडिशनल लिटिगेशन की बात कर रहे हैं. लिटिगेशन का मतलब क्या होता है, जो ट्रेडिशनल कोर्ट प्रोसीडिंग है, तो कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी बाइंडिंग होता है, आर्बिट्रेटर का जो अवार्ड होता है वो भी बाइंडिंग होता है. लेकिन मीडिएशन के अंदर दोनों पार्टीज बैठ के बात करके एक सेटलमेंट निकालती है. उस सेटलमेंट की कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंगनेस हो सकती है, बट ये एक म्यूचुअली डिसाइडेड सेटलमेंट होता है. मीडिएटर अपने आप से कोई डिसीजन इसके अंदर नहीं देता है. ठीक है. तो आई गेस वी आर डन एंड डस्टेड विद द मीनिंग ऑफ मीडिएशन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेचर एंड लीगल इफेक्ट ऑफ मीडिएशन. तो आउटकम ऑफ मीडिएशन इज नॉट ऑटोमेटिकली बाइंडिंग लाइक अ कोर्ट डिक्री और आर्बिट्रल अवार्ड. ठीक है. तो मीडिएशन का जो भी आउटकम होता है, भले ही पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, किसी भी तरीके का आउटकम आए,
वो बाइंडिंग नहीं होता लाइक अ कोर्ट डिक्री, मतलब कोर्ट का डिसीजन या फिर आर्बिट्रेटर का दिया हुआ अवार्ड या डिसीजन. However, once parties agree to a settlement, they can be recorded in form of a written agreement or a contract which becomes legally enforceable. अगर मान लो दो पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, उन्होंने मीडिएशन करवाया और मीडिएशन के बाद में दोनों पार्टीज ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो लीगल वैलिडिटी है वो हो सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग इन नेचर हो सकता है, बट मीडिएटर अपने आप में कोई डिसीजन नहीं देता है. उसके बाद में मीडिएशन प्रिजर्व्स द रिलेशनशिप बिकॉज इट अवॉइड्स हॉस्टिलिटी एंड एडवर्जेरियल प्रोसीजर्स. तो अगर मान लो दो पार्टीज है, उनको अपने जो रिलेशनशिप्स है, अपने टर्म्स है, वो मेंटेन रखने हैं, तो मीडिएशन एक अच्छा रास्ता है उसके लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है, दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करती है, कोई भी डिसीजन इंपोज नहीं हो रहा होता है, म्यूचुअल डिसीजन के ऊपर ये ज्यादा चलता है. ठीक है. इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल वेयर पार्टीज नीड टू मेंटेन ऑनगोइंग रिलेशनशिप सच एज फैमिली डिस्प्यूट, पार्टनरशिप कॉन्फ्लिक्ट, नेबरहुड इश्यूज और कंज्यूमर मैटर्स. तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो दो दोस्तों ने कोई कंपनी चालू करी, अब उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, मीडिएशन इज अ गुड मेथड. अगर मान लो कोई डाइवोर्स प्रोसीडिंग है, मीडिएशन इज अ गुड मेथड. ठीक है. तो इस तरीके की चीजों में अपने रिलेशनशिप्स और अपने टर्म्स मेंटेन करने के अंदर मीडिएशन काफी एक अच्छा रास्ता रहता है. जनरली क्या होता है, टेबल पे बात करने से, टेबल पे बैठ के बात करने से सॉल्यूशन निकल जाता है, और मीडिएशन उसी का एक तरीका है. कॉन्ट्रैक्ट्स अगर बना लिए वो बाइंडिंग होते हैं, मीडिएटर अपने आप में कोई डिसीजन नहीं देता है. ठीक है. दिस इज द नेचर एंड लीगल इफेक्ट ऑफ मीडिएशन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ मीडिएशन. तो देखो टाइप्स ऑफ मीडिएशन के अंदर टोटल 5 तरीके के मीडिएशन होते हैं. पहला है इवैल्यूएटिव मीडिएशन. ठीक है. इवैल्यूएटिव मीडिएशन के अंदर क्या होता है, द मीडिएटर असेसेस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ईच साइड एंड मे सजेस्ट अ फेयर सेटलमेंट. इसके अंदर मीडिएटर जो है वो एक सजेशन दे सकता है, कोई माने नहीं माने वो पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. उसके बाद में फैसिलिटेटिव मीडिएशन. इसके अंदर मीडिएटर का सिर्फ इतना रोल रहता है कि दोनों पार्टीज को बैठाओ. अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं. सपोज दैट 2 डिस्प्यूटिंग पार्टीज आर देयर और उनके बीच में कोई मीडिएशन होना, और उन्होंने मेरे को मीडिएटर के रूप में अपॉइंट कर दिया. ठीक है. अब क्या होगा, मैं बोलूंगा अपने बारे में बताऊंगा, माय नेम इज सौरव, आई हैव बीन डूइंग मीडिएशन फॉर लाइक 5-6 इयर्स, और इन बड़े बड़े केसेस के अंदर मैंने मीडिएशन किया है. उसके बाद में मैं पहली पार्टी को बोलूंगा, पार्टी ए को बोलूंगा कि अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दो. उन्होंने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे दिया, मैंने 4-5 एजेंडा लिख लिए. ठीक है. उसके बाद में मैं पार्टी बी को बोलूंगा कि आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दो, मैंने 4-5 एजेंडा उससे लिख लिए. ठीक है. फिर अब मैं दोनों पार्टीज को बोलूंगा कि मैंने आप दोनों के ओपनिंग स्टेटमेंट सुने हैं, अब है ना मेरे को ये चीजें समझ में आ रही है, आपको कुछ और ऐड ऑन करना है तो कर दो. ठीक है. पार्टी ए ने बोला कि सर हमें 2-3 चीजें और ऐड ऑन करनी है, तो वो सारे के सारे एजेंडाज हमने डिस्कस कर लिए. फिर एक एक करके हम सारे के सारे एजेंडाज के ऊपर बात करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट बनाते रहेंगे. इस तरीके से चलता है ये. ठीक है. तो दिस इज फैसिलिटेटिव मीडिएशन. यहाँ पे मीडिएटर सिर्फ गाइड करता है और दोनों पार्टीज को कम्युनिकेट करने के अंदर हेल्प करता है. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन, ये तीसरा टाइप है. इट फोकसेस ऑन एम्पावरिंग द पार्टीज एंड इंप्रूविंग द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रेदर देन सेटलमेंट अलोन. तो कई बार क्या होता है, दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते. ठीक है. तो यहाँ पे क्या, दोनों पार्टीज को आपस में बातचीत करवाना, अच्छे से सेटलमेंट की तरफ लेके जाना, ये ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन है. फिर मीडिएशन आर्बिट्रेशन स्टार्ट्स एज मीडिएशन एंड शिफ्ट्स टू आर्बिट्रेशन इफ मीडिएशन फेल्स. तो यहाँ पे क्या है, दोनों पार्टीज डिसाइड करते हैं पहले मीडिएशन करेंगे, अगर मीडिएशन से सॉल्यूशन नहीं निकला तो आर्बिट्रेशन कर लेंगे. ठीक है. अगर मीडिएशन फेल हो गया तो दे गो फॉर आर्बिट्रेशन. ये चौथा टाइप है. और फाइनली ऑनलाइन मीडिएशन, ये फिजिकल मीटिंग नहीं होती, ये बस गूगल मीट हो गया या जूम हो गया, इनके थ्रू मीडिएशन होता है. ठीक है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मीडिएशन. इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन. तो मीडिएशन डज नॉट फॉलो रिजिड रूल्स, इसके कोई भी रिजिड रूल नहीं है, बट मीडिएटर्स यूजुअली एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स एट द बिगिनिंग. तो अगर मान लो कोई भी मीडिएटर है, वो शुरुआत में ही बता देगा कि इस तरीके से ये मीडिएशन का प्रोसीजर चलने वाला है. ठीक है. उसके बाद में The success of mediation depends upon both the willingness of parties and skill of the mediator. तो देखो, एक तो पार्टीज कितना विलिंग है सेटलमेंट करने के लिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंडिंग होने के लिए, या फिर उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, एक तो ये मैटर करता है. और मीडिएटर कितना स्किल्ड है, ये भी एक चीज मैटर करती है. उसके बाद में इन इंडिया मीडिएशन में बिगिन बिफोर कोर्ट प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग और इवन एट द अपीलेट स्टेज. तो यहाँ पे देखो, मीडिएशन जो है वो कभी भी हो सकता है. कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही है तब भी हो सकता है. और कई बार क्या है, कोर्ट का जजमेंट आ गया, अपील करने जा रहे हो कहीं, उससे पहले भी अगर आपने सोच लिया मीडिएशन करना है तो आप कर
सकते हो, ठीक है। उसके बाद में प्री लिटिगेशन मीडिएशन इज वॉलंटरी एंड नॉट येट गवर्न बाई स्पेसिफिक लॉ। तो इट इज अप टू द पार्टीज वेदर दे वांट टू गो फॉर मीडिएशन और नॉट। इसके ऊपर कोई खास लॉ बना हुआ नहीं है, ये ज्यादातर पार्टीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसके बाद में कोर्ट रेफर्ड मीडिएशन इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी, जो हमने पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर। तो सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी क्या कहता है, अगर मान लो कोर्ट को लगता है कि इसको एडीआर की तरफ रेफर करना चाहिए, एडीआर के अंदर कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत। अगर मान लो कोर्ट को लगता है कि ये चीज जो केस आया है उसको मीडिएशन को रेफर करना चाहिए, कोर्ट दोनों पार्टीज का कंसेंट ले लेगा, दोनों पार्टीज ने अगर कंसेंट दे दिया तो वो मीडिएशन की तरफ रेफर किया जा सकता है। सेक्शन कौन सा, सेक्शन 89 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ठीक है। मीडिएशन में ऑल्सो भी यूज आफ्टर द केस हैज स्टार्टेड इन द कोर्ट, तो अगर कोर्ट के अंदर केस चल रहा है तब भी मीडिएशन किया जा सकता है, ठीक है। नाउ आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट आई एम डूइंग क्लैट वीडियोस एज वेल, ठीक है। करंट अफेयर्स, उसके अलावा लीगल रीजनिंग, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन, इनके वीडियोस मैंने बनाए एंड आई शैल बी क्रिएटिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर क्लैट, ठीक है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2027 और क्लैट 2028 देन यू कैन गो थ्रू माय वीडियोस, ठीक है। कॉन्सेप्ट वीडियोस है, काफी अच्छे से समझाया हुआ है और क्लैट के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, और करंट अफेयर्स तो मैं काफी अच्छे से कवर करने वाला हूं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द डिस्प्यूट सूटेबल फॉर मीडिएशन। कौन कौन से डिस्प्यूट्स है जो मीडिएशन की तरफ जा सकते हैं? सबसे पहले तो देखो एडीआर जो है ना वो क्रिमिनल मैटर्स के अंदर यूज नहीं होता, सिर्फ सिविल मैटर्स के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो अंडर इंडियन लॉ मीडिएशन इज सूटेबल फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स, मनी क्लेम्स, फैमिली एंड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, पार्टनरशिप कॉन्फ्लिक्ट, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स और नेबरहुड डिस्प्यूट्स, ठीक है। मीडिएशन एड्रेसेस नॉट जस्ट लीगल इश्यूज बट इमोशनल एंड सोशल कंसर्न्स एज वेल। तो जरूरी नहीं है ये सिर्फ लीगल इश्यूज के अंदर किया जाए, हो सकता है इमोशनल और सोशल कंसर्न्स के लिए भी मीडिएशन को यूज किया जा सकता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, आई गेस वी आर डन एंड डस्टेड। नो, देयर इज वन केस लॉ आल्सो लेफ्ट फॉर मीडिएशन। एक एफकॉन्स केस हुआ था, एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वार्की कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड द स्कोप ऑफ मीडिएशन इन इंडिया। तो इस केस के अंदर, एफकॉन केस के अंदर, पूरे केस का नाम क्या है, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वार्की कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन का स्कोप जो है वो क्लैरिफाई किया। कोर्ट हेल्ड दैट डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, इलेक्शन मैटर्स, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स और मेंटली चैलेंज पर्संस आर नॉट सुटेबल फॉर मीडिएशन। तो ये जो येलो फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ है, दीज केसेस कैन नॉट गो फॉर मीडिएशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल रखा है, ठीक है। उसके बाद में जजमेंट इनकरेज कोर्ट्स टू एक्टिवली रेफर एप्रोप्रिएट सिविल डिस्प्यूट्स टू मीडिएशन अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये बोला, ये जो येलो फॉन्ट के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई है ये मीडिएशन के अंदर नहीं जा सकती। उसके अलावा अगर कोई चीज कोर्ट को ऐसे लगती है जो मीडिएशन के लिए भेजनी चाहिए, तो कोर्ट शुड रेफर दोज to mediation under section 89 of the civil procedure code, ठीक है। so this is the FCON's case. now we are done and dusted with mediation. now next form of ADR, that is conciliation. तो conciliation देखो आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के बीच में फॉल करता है, ठीक है। आर्बिट्रेशन के अंदर तो क्या होता है कि आर्बिट्रेटर इज जस्ट लाइक अ प्राइवेट कोर्ट, ठीक है। वो एक अवार्ड देगा, जो जजमेंट है, ठीक है, वो बाइंडिंग होगा। मीडिएशन के अंदर क्या होता है, वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता है, वो दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करवा रहा होता है। कंसिलिएशन के अंदर जो कंसिलिएटर होता है वो इंटरवीन भी कर सकता है, सजेशंस भी दे सकता है, और अगर पार्टीज उन सजेशंस के ऊपर एग्री कर गए तो वो बाइंडिंग होगी लाइक अ आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है। तो इट इज मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। तो ये जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, इसका पार्ट 1 डील करता है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन से, पार्ट 2 डील करता है फॉरेन आर्बिट्रेशन से, पार्ट 3 डील करता है विद द कंसिलिएशन, ठीक है। कंसिलिएशन मीन सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स विदाउट लिटिगेशन, बिना कोर्ट के अंदर जाए किसी भी डिस्प्यूट को सेटल करना कंसिलिएशन कहलाता है। उसके बाद में की डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन एंड कंसिलिएशन लाइज इन द रोल ऑफ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। द रोल ऑफ कंसिलिएटर गोज बियॉन्ड दैट ऑफ मीडिएटर, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे कंसिलिएटर जो है वो एक तरीके से इंटरवीन भी करता है, मीडिएटर इंटरवीन नहीं करता है, ठीक है। कंसिलिएटर में भी इंटरवेंशनलिस्ट इन द सेंस दैट ही और शी मे सजेस्ट पोटेंशियल सॉल्यूशन टू द पार्टीज इन ऑर्डर टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स। तो कई बार क्या होता है, पार्टीज को अगर समझ में नहीं आ रहा तो कंसिलिएटर जो है वो उनको एक सॉल्यूशन भी दे सकता है, ठीक है। इफ द पार्टीज रीच एग्रीमेंट ऑन द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, द रिटन स्टेटमेंट और एग्रीमेंट विल बी ड्रॉन अप एंड साइंड बाय द पार्टीज, और इसकी प्रॉपर लीगल वैलिडिटी होगी लाइक अ सिविल कोर्ट डिग्री और अ आर्बिट्रल अवार्ड। अब आगे हम पढ़ते हैं। Conciliation also helps out the parties to draw settlement agreement under section 73 clause 2 of arbitration act which is binding under 73 clause 3, ठीक है। तो जो भी सेटलमेंट एग्रीमेंट बनेगा वो बनेगा 73 clause 2 सेक्शन के अंडर, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंडर, ठीक है। और इसी लॉ का
सेक्शन 73 क्लॉज 3 क्या कहता है कि ये जो सेटलमेंट है वो बाइंडिंग इन नेचर होगा, ठीक है। उसके बाद में द सेटलमेंट एग्रीमेंट शैल हैव द सेम स्टेटस एंड इफेक्ट एज द आर्बिट्रल अवार्ड। तो जो भी सेटलमेंट एग्रीमेंट होगा इट शैल बी बाइंडिंग लाइक एन आर्बिट्रल अवार्ड। इट इज ऑल्सो गवर्न बाई सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी, सेम जैसे आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में होता है। प्रोसेस एंड मेथड्स विद इन कंसिलिएशन हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। सारे के सारे प्रोसीजर्स मेथड्स जो जो यूज होने हैं वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर लिखे हुए हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ये एक लेबर लॉ का लॉ है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉय का डिस्प्यूट हो गया अपने एम्प्लॉयर से, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट भी कहता है कि ये कंसिलिएशन के थ्रू सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। वी आर डन विद द थर्ड एडीआर दैट इज कंसिलिएशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फोर्थ वन दैट इज लोक अदालत, ठीक है। तो लोक अदालत देखो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंडर नहीं चलती है, दे आर बीइंग गवर्न्ड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, ठीक है, जो ये येलो फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ भी है, ठीक है। न्याय और ग्राम पंचायत इन इंडिया वर यूज्ड टू सेटल डिस्प्यूट्स इन सेंचुरीज, ठीक है। ग्राम पंचायत वगैरह हमारे यहाँ सालों से चल रही है, ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं ये। डिसीजंस मेड बाय लोक अदालत आर कंसिडर्ड टू बी सिविल कोर्ट डिग्रीज एंड फाइनल एंड बाइंडिंग, ठीक है। तो दे आर जस्ट लाइक सिविल कोर्ट्स बट लेस फॉर्मल, लेस एडवर्जेरियल एंड देयर decisions are final and binding on the parties, ठीक है। The modern institute of Lok Adalat is presided over by a sitting or retired judicial officer as the chairman, usually 2 other members, a lawyer and a social worker। तो देखो जनरली कोर्ट के अंदर क्या होता है, अदालत जो है कोर्ट के अंदर क्या होता है, एक जज बैठा होता है, इसके अंदर एक रिटायर्ड जज और उसके साथ एक वकील और एक सोशल वर्कर बैठे होते हैं। ये 3 लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में लोक अदालत हैज ज्यूरिसडिक्शन टू सेटल एनी मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट या फिर प्री लिटिगेटिव स्टेज। मतलब अगर मान लो कोई केस कोर्ट के अंदर चल रहा है वो भी लोक अदालत के पास जा सकता है, या फिर कोर्ट के अंदर केस नहीं गया है, लिटिगेशन स्टार्ट नहीं हुआ, वो भी लोक अदालत के अंदर जा सकता है। और इसके अंदर कोई भी कोर्ट फीस भी नहीं लगती है, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बेनिफिट ऑफ लोक अदालत के अंदर सबसे पहले देखो नो कोर्ट फीस। और अगर मान लो कोई केस कोर्ट के अंदर चल रहा है और वहां पे आपने कोर्ट फीस पेड कर दी है, ठीक है, और अगर लोक अदालत में जाके डिस्प्यूट सेटल हो गया तो वो कोर्ट फीस भी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देयर इज नो strict application of the procedural laws and the disputing parties can directly interact with judges as well, ठीक है। ज्यादा प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है इसके अंदर और जजेस के साथ पार्टीज आराम से इंटरेक्ट कर सकती है, ठीक है। उसके बाद में डिसीजन ऑफ लोक अदालत इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। सबसे पहली लोक अदालत हुई थी 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात के अंदर। दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन सेटलिंग डिस्प्यूट्स लाइक मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स, लेबर डिस्प्यूट्स या फिर पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होता है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक रिकवरी और ये सारी की सारी चीजें, इनके अंदर लोक अदालत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है, ठीक है। Now moving forward with the next thing that is ombudsman. Ombudsman is basically a outsider vigilant, ठीक है। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी दिक्कत चल रही होती है तो सरकार या फिर उस डिपार्टमेंट का मालिक या कोई भी ऑफिसर एक विजिलेंट भेजता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरा कोई कंपनी है, ठीक है, मेरी कोई बहुत बड़ी कंपनी है और मेरे को लगता है कि भाई मेरी कंपनी के हरियाणा ऑफिस के अंदर कोई गड़बड़ चल रही है, ठीक है। मैंने एक इंसान को बुलाया अपने राजस्थान ऑफिस से और उसको बोला कि आप हरियाणा ऑफिस के अंदर जाओ और एज अ क्लर्क काम करो और बताओ, पता करो कि दिक्कत क्या है, करप्शन कहां हो रहा है, ठीक है। इसको हम ऑम्बड्समैन कहते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑफ स्कैंडिनेवियन ओरिजिन, ठीक है। ये जो स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे है ना, वहां का एक वर्ड है ऑम्ब्रूजनर, ठीक है, वहां से ये वर्ड निकलता है ऑम्बड्समैन। इसका मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अपॉइंटेड बाय लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और एन ऑर्गेनाइजेशन। टिपिकल ड्यूटीज ऑफ ऑम्बड्समैन आर to investigate the complaint and attempt to resolve them usually through recommendation, ठीक है। तो कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करो और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, और जो इनके एक तरीके से सजेशन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, मतलब मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन दैट। ऑम्बड्समैन आल्सो एम टू आइडेंटिफाई इश्यूज इन द सिस्टम लीडिंग टू पुअर सर्विस और ब्रीचेस ऑफ पीपल्स राइट। तो जो भी सिस्टम के अंदर दिक्कत या खराबियां चल रही होती है उनको आइडेंटिफाई करने की भी ये कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीओआई बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड सेवरल ऑम्बड्समैन समटाइम्स कॉल्ड चीफ विजिलेंस ऑफिसर। इनको सीवीओ भी कहा जाता है,
for redressing grievances and complaints from individuals in the banking and insurance and other sectors being serviced by both private and public bodies and corporations। तो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीवीओ अपॉइंट करती है प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी पब्लिक का पैसा पड़ा है, जनता का पैसा पड़ा है, तो कई बार सरकार इन ऐसे लोगों को, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को या फिर नीचे वाले अधिकारियों को अपॉइंट करती है एज अ ओम्बड्समैन। ही इज आउटसाइडर विजिलेंट, जो किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाके वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। ये ओम्ब्रूजनर से निकलता है, ये एक स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे कंट्रीज से निकला हुआ वर्ड है, इसका मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लोकपाल एंड लोकायुक्ता, तो ये आए थे 2013 के अंदर, एक लॉ बना था लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट के अंदर। ठीक है, लोकपाल जो है ये बेसिकली नेशनल लेवल पे होता है और लोकायुक्ता जो है वो स्टेट लेवल पे होता है, और ये करप्शन की जांच करते हैं। दे आर ओम्बड्समैन हु कीप्स अ चेक ऑन करप्शन। ठीक है, तो लोकपाल एंड लोकायुक्ता आर एंटी करप्शन ओम्बड्समैन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। लोकपाल ऑपरेट्स एट सेंट्रल लेवल और लोकायुक्ता स्टेट लेवल पे होते हैं। ये इन्वेस्टिगेट करते हैं करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, भले ही कोई मिनिस्टर हो, भले ही कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, दे कैन इन्वेस्टिगेट द करप्शन केसेस। ठीक है, लीगल वैलिडिटी कहां से आती है, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013। एक्ट अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है, तो जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर भी, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर भी अप्लाई करता है। उसके बाद में मिनिस्टर्स आ गए, एमपीज आ गए, ब्यूरोक्रेट्स, इवन द प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जहां पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है वहां पे लोकपाल और लोकायुक्ता की पावर नहीं होती है। ठीक है, कॉम्पोजिशन एंड पावर्स ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता, तो यहाँ पे देखो लोकपाल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड अप टू 8 मेंबर्स ऑफ whom एटलीस्ट 50% मस्ट बी जुडिशियल मेंबर्स। तो इसके अंदर 8 मेंबर टोटल हो सकते हैं और 4 एटलीस्ट जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, इस तरीके से। ठीक है, चेयरपर्सन में भी फॉर्मर सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट जज या फिर कोई ऐसा इंसान जिसका गवर्नेंस और एंटी करप्शन के अंदर एक्सपर्टीज हो। लोकपाल हैज इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन विंग्स विद पावर सिमिलर टू पुलिस एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो अगर मान लो इनको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो इनके पास प्रॉपर पुलिस वगैरह के बराबर पावर होती है। ठीक है, एंटी करप्शन के मामलों में इट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, रिकमेंड प्रोसिक्यूशन एंड सजेस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, अगर मान लो कोई फाइंडिंग मिली तो ये भी ऑर्डर कर सकते हैं इनके ऊपर केस चलाया जाए। ठीक है, और उसके अलावा नए स्पेशल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट भी ये सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के अंदर देखो मोर और लेस एडीआर के बारे में जो फायदे हैं और किस तरीके से ये हमारे जुडिशियल सिस्टम को और हमारे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को मदद करता है, ये बताया हुआ है। तो एडीआर मैकेनिज्म्स लाइक मीडिएशन एंड लोकपाल प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिलीवरिंग टाइमली एंड इफेक्टिव जस्टिस। ठीक है, तो एक तो जस्टिस डिलीवरी है वो इफेक्टिव होती है और टाइमली और होती है, मतलब टाइम इसके अंदर कम लगता है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम। उसके बाद में कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया सफर फ्रॉम हैवी डिलेज मेकिंग ट्रेडिशनल लिटिगेशन कॉस्टली एंड इनएफिशिएंट। तो देखो हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो हमारे कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स है वो इतने ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है, भले ही वो कोई हाई कोर्ट हो, भले ही वो कोई सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई भी लोअर कोर्ट हो, इतने ज़्यादा केसेस है, इतनी कमी है जजेस की कि डिले बहुत ज़्यादा हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है केसेस को सॉल्व होने के अंदर। तो एडीआर बहुत ज़्यादा मदद करता है इन केसेस के टाइमली डिस्पोजल के अंदर। एडीआर ऑफर्स फास्टर, लेस फॉर्मल एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड सॉल्यूशन। मीडिएशन encourages dialogue and cooperation while Lokpal strengthens accountability in governance. Though ADR institutions still need better infra and awareness, they represent a progressive shift towards accessible, efficient and people friendly justice. तो लास्ट लाइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अभी भी एडीआर के बारे में अवेयरनेस है वो बहुत कम है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि लोक अदालत नाम की भी चीज़ होती है, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, ऐसी चीज़ें होती है। तो गवर्नमेंट को इसकी अवेयरनेस भी बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, सो वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस चैप्टर और दिस यूनिट, दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन इंडिया पार्ट 2। ठीक है, अब इसके बाद में यूनिट 3A हम वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर गाइस, सी यू विद द नेक्स्ट वन।